नंबर 5 हो चुका है। बहुत हो गया, अब नहीं आगे पढ़ना है। अब 6 नंबर दे करके लिखिएगा, उसमें लिखिएगा ए यूनिफॉर्म चैन। ये न्यूमेरिकल ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फिगर के टर्म में हेडिंग दे के पढ़ा रहे हैं। लिखिएगा ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ कैपिटल एल, बड़ा एल लिखिएगा, ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, छोटा एम, मास एम इज केप्ट ऑन द टेबल, is kept on the table such that kept on the table such that some part, SOME, some part hanging over the edge if coefficient of friction between the chain and table is mu, then find maximum part of chain which can held without sliding यह भी लिखने में बड़ा हो गया। कल भी ऐसा हम लोग कई केस पढ़ रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से फ्रिक्शन थोड़ा सा टिपिकल होता है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए सब एक ही है। हाँ, काइनामेटिक भी वही है, वेक्टर भी वही है, इसके बाद 2D मोशन भी वही है और लॉ ऑफ मोशन भी वही है। लेकिन पढ़िएगा अगर ढंग से तो सब में थोड़ा थोड़ा सा काम वर्क बढ़ जाता है, तो फ्रिक्शन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। यह ग्राउंड है, नेक्स्ट इस ग्राउंड पर एक टेबल है, इस तरह से रखे हुए हैं। आइए तो यह एक टेबल है, टेबल के ऊपर चैन रखा हुआ है, और चैन ऐसे रखा गया है कि इसका कुछ पार्ट हैंगिंग है, यानी एक किनारे से लटका हुआ है, उसको यहां दिखाते हैं। टेबल पर चैन ऐसे रखा हुआ है, एकदम रियल का चैन बना दिए हैं, आप लोग को भी ऐसे ही बनाना है। इस पूरा चैन का लंबाई L है, अब पूरे चैन का मास छोटा m है। इस चैन और टेबल के बीच सरफेस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह म्यू है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए
ये लटका हुआ चैन का अधिकतम लंबाई कितना होगा, ताकि यह चैन स्लिप नहीं करे, यहीं पर रेस्ट में रहे, यही पूछ रहा है। तो चैन दो पार्ट में बट गया है, एक टेबल पर रखा हुआ है, दूसरा सस्पेंडेड है। जो लटके हुए चैन है इसका लेंथ हम यक्स मान लिए हैं कि एक्स पार्ट हैंगिंग है, तो टेबल पर जो चैन बच गया यह कितना लंबाई का होगा, यल माइनस एक्स। जो टेबल के ऊपर चैन है इस पोर्शन का मास हम मान लिए हैं m2 है, और जो लटका हुआ चैन है इसका मास m1 है। तो कुल मिला के यह हो जाएगा m1 प्लस m2 टोटल मास के बराबर होगा। m1 x लंबाई में मास है, m2 यल माइनस x लंबाई का मास है। अब आगे ये जो लटका हुआ चैन है इस पर नीचे के तरफ mg फोर्स लगेगा, उसको दिखा देते हैं। यह है आपका mg फोर्स m1g। यही mg फोर्स इस चैन को नीचे खींच रहा है, और इस चैन को नीचे नहीं जाए इसके लिए रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेंगे। यह हो गया फ्रिक्शन। नेक्स्ट, ये जो चैन है इस पर ऊपर के तरफ नॉर्मल फोर्स और नीचे के तरफ mg, और वह mg होगा m2g। ऐसा हम लोग दिखा चुके हैं, जो जो फोर्स लगेगा सारा कंडीशन दिखा चुके हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले m1 m2 कितना होगा यह सीख लीजिए। कैसे निकालते हैं हम लोग m1 m2। देखिए, पूरा चैन का लंबाई कितना था l, पूरे यल लंबाई में m मास है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो एक लंबाई में कितना मास होगा m बाई l, तो x लंबाई में कितना मास होगा m बाई l इंटू यक्स। यल माइनस एक्स में कितना होगा यह भी निकल सकता है, यहीं से हो जाएगा m बाई l इंटू यल माइनस एक्स। अब देखिए, ये जो निकाले हैं वह यक्स लंबाई का मास है, यही मास m1 होगा, और नीचे जो आप निकाले हैं यह यल माइनस एक्स लेंथ का है, तो यह किसका वैल्यू है m2 का है। m1 भी निकाल लिए हैं, m2 भी निकाल लिए हैं। अब आगे आते हैं। यह फोर्स चैन को नीचे खींच रहा है और यह फोर्स चैन को रोक के रखे हुआ है। अगर यह चैन रेस्ट में है तो यह mg फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के। यहीं पर लिखेंगे हम लोग, फॉर स्टेशनरी चैन, फॉर स्टेशनरी चेन, चैन रेस्ट में रहे, इसके लिए चैन को रेस्ट में रखने के लिए यह m1g फोर्स बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के। यहीं से लिखेंगे m1g। अब फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू, और यही नॉर्मल, इस नॉर्मल का वैल्यू कितना है m2g। अब g से g कट गया, बच गए m1 बराबर म्यू m2। m1 आप निकाले हुए हैं, m2 भी निकाले हुए हैं, यहां रख दीजिए। m1 जब रखेंगे m बाई एल एक्स म्यू, m2 जब रखिएगा m बाई एल यल माइनस एक्स। m बाई एल से m बाई एल कट जाएगा, तो यहीं से x बराबर म्यू एल माइनस म्यू एक्स। एक्स वाला पोर्शन इधर ले आइए, तो x प्लस म्यू एक्स बराबर होगा म्यू एल। एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस म्यू बराबर म्यू एल, और यहीं से x बराबर होंगे म्यू बाई 1 प्लस म्यू इंटू एल के। तो इस तरह से हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी बना लेते हैं हम, या इस क्वेश्चन में जो करना था वो हो चुका है। आप में से किसी को भी किसी भी लाइन में दिक्कत है तो पूछिए अभी, और नहीं दिक्कत है तो जल्दी से लिख लीजिए। नहीं ये दिक्कत रहता है आमतौर पर रहता भी है तो बोलते नहीं है।
उधर से फ्री हो गए, अब अगला का तैयारी कीजिए। सब लोग मेहनत से पढ़ते थे, सब पढ़ाने में और ज़्यादा मन लगता।
कई लोग सिर्फ सिनेमा जैसे देखते हैं, चले जाते हैं। घर पर भी जाके कुछ ऐसा काम सब ढूंढ ढूंढ करके करते और हमसे पूछते, हम भी परेशान रहते, तब लगता कि पढ़ाई हो रहा है। चलिए यहां पर देखिए क्या है। यह एक, हाँ ठीक बोले हैं, यह एक कटोरा है। कटोरा को ही अंग्रेजी में बाउल कहा जाता है। इस कटोरा के अंदर एक कीड़ा गिर गया है। कटोरा का साइज थोड़ा बड़ा है, एक इंसेक्ट है, वह यहां पर गिर गया है। ठीक है। इसके बाद यह इंसेक्ट इस कटोरा से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और उड़ने इसको नहीं आता है। ठीक है, वैसा कीड़ा है, उड़ने नहीं आता है। उड़ने आता तब तो कोई बातें नहीं था। अब यह क्या करता है, यहां से इस लाइन पर ऐसे चलने लगता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कीड़ा और कटोरा के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आप बताइए कि यह कीड़ा अधिकतम कितना ऊंचाई तक चढ़ पाएगा। यही यहां पर क्वेश्चन है और जिसको हम लोग को बनाना है। इस कटोरे का रेडियस r है, ऐसा दिया हुआ है, यही इसका सेंटर है और यहां से लाइन हम खींच दिए। यह आप जानते हैं सेंटर से सरफेस जाने वाला लाइन रेडियस होता है। यह भी लाइन खींचेंगे तो यह क्या होगा, रेडियस ही होगा। देखने में छोटा बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन ये रियल में होता है ऐसा ही। नेक्स्ट, अब यह कीड़ा यहां से चलना शुरू किया। अब यह आगे जाएगा, बढ़ेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये बढ़ते बढ़ते हम लोग मान लिए हैं कि यह कीड़ा अधिकतम यहां पर पहुंच गया है। अब इससे आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पा रहा है, फिसल के नीचे आ जाता है। यहीं तक फ्रिक्शन इसको सपोर्ट किया है, यहां पर जाके यह कीड़ा अभी रुका हुआ है। यह यहां से कितना ऊंचाई पर है यही निकालना है। ठीक है, अभी यह यहीं पर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पर लगने वाले सभी फोर्स को दिखा देते हैं। आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, ये कीड़ा अभी यहीं पर है, इस पर कौन फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। यही नॉर्मल फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ, यही होगा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि रेडियस कटोरा के सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री पर होता है। आप, यह स्फीयर है और रेडियस खींचेगा नहीं, हमेशा 98 डिग्री पर होता है, तो नॉर्मल फोर्स 90 डिग्री पर होता है, इसीलिए ऐसे ही दिखाएंगे। इस एंगल को हम मान लिए हैं थीटा है। ठीक है, अब देखिए, यह जब ये थीटा लिए तो यह भी क्या हो गया, थीटा, और इधर mg cos थीटा, mg sin थीटा किधर होगा, यही होगा mg sin थीटा। इसको लिख देते हैं यहां पर। अब यह mg sin थीटा इस कीड़ा को नीचे खींच रहा है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यह अभी यहां पर रुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हम यहां से एक लाइन खींच दिए ऐसे, पहले कीड़ा यहीं पर था, अब यहां गया है। यही एच का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना ऊंचाई पर गया। ये पूरा यहां से यहां आर है और यह एच है, तो यह जो बचेगा वह कितना बचेगा, आर माइनस एच। अभी थोड़ा देर के बाद जरूरत होगा उस समय भी बोलिएगा। ये जो रेड कलर का लाइन खींचे हैं, यह लाइन का वैल्यू कितना होगा, आर रेडियस होगा। अभी यह कीड़ा यहां पर रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा। ये क्वेश्चन और हल्का है, सिर्फ यह सब आप दिखा लेते हैं, ये सब करने आता है, तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है। यहीं पर लिखेंगे, फॉर स्टेशनरी इंसेक्ट, स्टेशनरी इंसेक्ट
रेस्ट में है तो लगने वाला फ्रिक्शन आपका बराबर होगा mg साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, दैट इक्वल्स mg साइन थीटा। और इस फिगर में नॉर्मल फोर्स कितना है mg cos थीटा, यहां पर लिख दीजिए म्यू और आ गया mg cos थीटा, जो बराबर हो गया mg साइन थीटा की। mg से mg कट गया, cos को उधर भेज दीजिए तो म्यू बराबर क्या हो गया tan थीटा। कल के क्लास में भी ऐसा इक्वेशन आया था। अब वहीं से हम लोग क्या कर लिए थे सो देखिए, tan थीटा बराबर आया म्यू, नीचे में एक ले लिए, यह हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। यही वह थीटा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू म्यू, बेस 1 तो हाइपोटेनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन अभी बना नहीं है, हम लोग को एच निकालना है। अब एच निकालने के लिए यहां पर हम लोग आएंगे और एच के लिए काम करेंगे। एच निकालने के लिए फिर मैथ में हम लोग चलते हैं, वही मैथ जो जस्ट अभी थोड़ा दिन पहले आप 10वां में पढ़े हैं। हमको एच निकालना है। चलिए यहां से फिगर हम लोग यहां ले आते हैं, यहीं पर देखिए फ्रॉम फिगर, वो वहां से हम यह पोर्शन कट करके ले आए हैं। देखिए क्या लाए हैं, इतना दूर का ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल को हम वहां ले गए हैं। यह जो लाइन है इसका वैल्यू कितना होगा रेडियस, और यह आर माइनस एच, हमको एच निकालना है। तो सब लोग देखिए इसी ट्रेंगल में कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस आर माइनस एच बाई आर की, यही लिखेंगे हम लोग। कॉस थीटा कितना होगा वह यहां से निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बाद में इसका वैल्यू रख लेंगे, पहले सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो आर माइनस एच बराबर आर कॉस थीटा। हमको एच निकालना है तो एच उधर भेजिए और इसको इधर ले आइए, तो एच बराबर आर माइनस आर कॉस थीटा। यहीं से एच बराबर आर कॉमन ले लिए 1 माइनस कॉस थीटा, और यहीं से एच बराबर आर, अब वैल्यू पुट कर देना है 1 माइनस कॉस थीटा का यही वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसीलिए यह क्वेश्चन थोड़ा भारी हो जाता है कि बाद में ये सब भी करना है। लेकिन हम जो भी किए हैं, कहीं से भी आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा वर्क नहीं हुआ है जो आप नहीं जानते हैं। जो आप जानते हैं उसी लैंग्वेज में सब बताया गया, वहीं पर इसको लिख लेना है। शुरू शुरू में आप लोग पढ़ने आए थे तो हम उस समय बोलते थे, आप लोग को उतना नहीं समझ में आता था कि मेरे यहाँ वह स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण से कि हम ये सब भी पढ़ाते हैं। ये नहीं कि छोटा मोटा डिफिनीशन लिखे चैप्टर खत्म, ये सब जब तक आप नहीं सीखिएगा फ्रिक्शन पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है। 11 क्लास के सिलेबस का यह क्वेश्चन है। जहां जरूरत होगा वहां तो क्वेश्चन पढ़ाएंगे ही, नहीं जरूरत रहता तो नहीं भी पढ़ाते, जरूरत है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ये सब आप 9-10 में नहीं पढ़ते हैं, 1D मोशन 9 में पढ़ते हैं, मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ते हैं। तो मोशन इन प्लेन का देखिएगा कितना क्लास हम लिए।
ये क्वेश्चन जो अभी आप पढ़े हैं, ये कटोरा वाला, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अभी हमको 2 क्वेश्चन बताना है, लेकिन टाइम चूंकि सीमित रहता है, 2 नहीं, अब एक ही क्वेश्चन बताएंगे आपको। उसके बाद 2 छोटा छोटा टॉपिक आपको पढ़ाना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। इतना पार्ट बन गया है। यह कितना फिगर नंबर 8 था कि 7? 7 था। अब लास्ट है। हाँ, अब ये लास्ट बता रहे हैं। इससे पिछला जो अभी पढ़ रहे थे फिगर नंबर 7 एस सी वर्मा का था, अभी जो बता रहे हैं यह भी एस सी वर्मा का। शुरू में आप लोग आते हैं तो हमसे पूछते रहते कि सर एस सी वर्मा आप पढ़ाते हैं, और जब क्लास में पढ़ाते हैं तो सब लोग पता नहीं हमसे दुश्मनी जैसा कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्यों पढ़ा रहे हैं। एक घंटा तो दिमाग सही जगह पर खर्च होगा, बाकी समय तो मोबाइले में रहता है।
ये सब फिगर, ये सब क्वेश्चन हम प्रत्येक साल पढ़ाते हैं। ये नहीं समझिए कि हम ही लोग के लिए सर इतना भारी लेके आ गए हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा काम है आप सबको भारी क्वेश्चन बनाने के लायक बनाना। इसके लिए हम अकेला मेहनत तो कर रहे हैं, आप भी अगर करिएगा बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग को मिल सकता है। ऐसे भी स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं रहना चाहिए। बिना मतलब के काम में बिजी मत रहिए, पढ़ाई के काम से बिजी होइए। तो इसमें देखिए क्या हुआ, एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और 3 पुली का सिस्टम है, रस्सी को बांध करके फिर प्लेटफॉर्म में बांधा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह एक घर है, इसमें सारा अरेंजमेंट किया गया है। आप जानते हैं यह मैन अगर रस्सी को नीचे खींचेगा तो स्वाभाविक रूप से यह प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा, जैसा कि आप समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह आदमी अधिकतम कितना फोर्स लगाएगा ताकि यह प्लेटफॉर्म रेस्टे में रह जाए। अधिकतम फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब मोशन में नहीं आएगा, लेकिन मोशन में आने आने को हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस यहां पर होगा। अब जो फोर्स लगेगा इसको दिखा देना है। इसके लिए दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैन का अलग बनाएंगे, नीचे प्लेटफॉर्म का बनाएंगे। मैन का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह छोटा यम है, और प्लेटफॉर्म का मास बड़ा यम है। अब देखिए mg फोर्स तो सब पर लगता है, तो क्लियर है mg, यहां भी लगेगा mg। अब देखिए आगे, यहां पर पहले दिखाते हैं इस फिगर में। आप देखिए यह मैन जब रस्सी को खींचेगा तो रस्सी में टेंशन लगेगा इधर, यही टेंशन यहां दिखाइएगा तो ऐसे। दिखा दिया गया सब जगह टेंशन। इसके बाद देखिए ये मैन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो ये प्लेटफॉर्म इस मैन पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो मैन भी प्लेटफॉर्म पर नीचे की तरफ वही नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसको दिखा देते हैं ऐसे, यह नॉर्मल फोर्स है N1, तो यह N1 इस पर भी लगेगा नीचे की तरफ, और इस प्लेटफॉर्म पर नीचे के सरफेस से नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, दिस इज N2। इसके बाद ये टेंशन ऊपर लग रहा है, चूंकि आदमी अपने हाथ से रस्सी खींच रहा है, तो इस मैन पर भी यह टेंशन ऊपर की तरफ फील होगा। आगे इस प्लेटफॉर्म पर यह टेंशन फोर्स राइट साइड में लग रहे हैं जो इसको खींच रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब आगे मोशन होगा तब ना, कहां कोई मोशन हो रहा है, पूरा सिस्टम कर रहा है स्टेशनरी है। सीडो फोर्स लगने के लिए मोशन होना चाहिए, तो सब फोर्स दिखा दिए। अब देखिए यहां पर ऊपर 2 फोर्स है, नॉर्मल प्लस टी
बराबर हो जाएगा नीचे mg के। तो यहीं से नॉर्मल n1 बराबर आप लिखिएगा mg माइनस टी के। ठीक है, लिख दिए। दिस इज इक्वेशन 1। इस पर देखिए, ऊपर के तरफ यही n2 है, n2 बराबर नीचे के तरफ 2 है, यह दोनों n1 प्लस कैपिटल mg। n1 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, इसको इसमें रख दीजिए। तो यहीं से n2 बराबर mg माइनस टी प्लस कैपिटल mg। n2 निकल गया। अब आगे इस बॉडी को मोशन में लाने से या मोशन में लाने के लिए यह फोर्स है, लेकिन ये बॉडी मोशन में नहीं आया है। इसका मतलब टेंशन फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होगा। यहीं पर लिखेंगे सेंस प्लेटफॉर्म इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। प्लेटफॉर्म जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए टेंशन फोर्स बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स के। यहीं से टेंशन टी बराबर फ्रिक्शन कितना होगा यहां पर म्यू इंटू नॉर्मल n1 की नॉर्मल n2। n2 लेंगे क्योंकि इसके नीचे वाले सरफेस में लग रहा है n2, और n2 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, इसको यहां रख दीजिए। t बराबर म्यू और n2 आ गया छोटा mg माइनस टी प्लस बड़ा mg। अब यहीं से देखिए t बराबर म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू mg माइनस म्यू टी प्लस म्यू कैपिटल mg। यह जो म्यू इंटू टी है इसको लेफ्ट साइड में ला रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा टी प्लस म्यू टी बराबर, ये दोनों में देखिए म्यू जी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो छोटा m प्लस बड़ा m। इसमें भी टी कॉमन है, टी कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस म्यू, यहां पर हो गए म्यू जी m प्लस m। और यही टी आपको निकालना है, टी बराबर म्यू जी m प्लस m बाई 1 प्लस म्यू के। तो यह मैन अधिकतम वह फोर्स लगाएगा तो यह रेस्ट में रहेगा, उससे ज्यादा फोर्स करिएगा कि यह मोशन में आ जाएगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन। सब लोग इसको लिख लीजिए, कहीं समझने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। भारी भरकम फिगर कहीं भी दिखाई दे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, आपका आधा काम वहीं पर हल्का हो जाता है। आज फ्रिक्शन समाप्त है, अब कल से सर्कुलर मोशन। हाँ एक और है, फिगर के कोई कमी नहीं है, सोचे हुए थे एक और पढ़ाते, सोच के आए थे कि 4 फिगर आज पढ़ाएंगे, 3 तो हो ही गया, एक रह गया है। वैसा हर बार होते रहता, आज हम बोल दिए हैं तब ना आपको पता चल गया है। फिगर की कमी नहीं है, बहुत सारा फिगर है। फिगर क्या है, सब क्वेश्चन है, किताब में है, बनाइए, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, बताएंगे। सर्कुलर मोशन जब खत्म हो जाएगा तब समझिएगा न्यूटन लॉ चैप्टर खत्म हुआ है। यानी काइनामेटिक को पढ़ने में जितना दिन लगता है उतना इसमें भी लग जाता है।
हाँ लेमडा है। इधर सब नोट कर लिए हैं? देखते हैं, 1 मिनट। जो सही होगा वही लिखना है। अब सही हो गया? एक बार ऐसे ही, बहुत दिन पहले की बात है, पढ़ा रहे थे, ऐसे ही डेफिनेशन कुछ लिखे हुए थे, याद नहीं है उतना दिन की बात, लिख दिए। एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, कह रहे हैं कि सर ये तो पूरा अथी गलत आप लिख दिए हैं, यहाँ पर दिस नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर डैट होगा, यहाँ ईट होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ द होगा, यानी पूरा ग्रामरे उठा के ले आए। आप लोग को बता देते हैं, जब साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो टूटी फूटी इंग्लिश भाषा का यूज होता है। ग्रामर से करेक्शन खोजिएगा तो किताब में भी नहीं मिलेगा आपको, बुक सब में भी करेक्टेड नहीं मिलते हैं। जब इंग्लिश पढ़िए तो वहां पर खूब ए एन द अच्छा से होता है ना, किसी के पहले ए लगता है, किसी के पहले एन लगता है, हम नहीं जानते हैं, आप ही लोग जानते होइएगा, अभी पढ़ रहे होइएगा। खैर वो बात हम नहीं कर रहे थे, वर्ड ये स्पेलिंग गलत है तो वो अलग बात हो जाता है। चलिए यहां पर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यह क्या होता है यही पढ़ना है। तो इसको डिफाइन किया गया है कि कोई एक बॉडी हॉरिजॉन्टल पर सरफेस पर आप रख दीजिए और इसको लिमिटिंग कंडीशन में भेजिए। लिमिटिंग में भेजने का मतलब
बॉडी मोशन में नहीं आएगा, मोशन में आने को रहेगा, तो इसके लिए अप्लाइड फोर्स लगाना होगा। अप्लाइड फोर्स लगाइएगा तभी ना मोशन में आने को रहेगा। फ्रिक्शन लगेंगे, नॉर्मल लगेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं mg भी लगेंगे। यह बॉडी अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन में है या लिमिटिंग कंडीशन में है। अब देखिए, इस लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो आप दिखाए हैं, ये दो वेक्टर हो गया। अब देखिए यहां पर हम अपने मन से एक काम कर दिए हैं। क्या किए? नॉर्मल के पैरेलल लाइंस खींचे हैं और फ्रिक्शन के भी पैरेलल लाइंस खींचे हैं, यानी यह पैरेललोग्राम बन गया है। और इसमें एक नया वेक्टर भी दिखा दिए हैं। आपसे पूछे यह कौन वेक्टर है? रिजल्टेंट। किसका किसका? नॉर्मल और फ्रिक्शन का। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर प्लस फ्रिक्शन वेक्टर। इस रिजल्टेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नेम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखिए क्या बताए हैं। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लिमिटिंग कंडीशन में रखना है। इस कंडीशन में नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट दिखाना है, और यह रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है हम लोग समझ गए। नेक्स्ट, सिर्फ समझना नहीं रहता, हम लोग को वैल्यू भी निकालना होता है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिक्स या वेक्टर का यूज करेंगे। यह देखिए रिजल्टेंट है, इसको हम लोग लिख दिए आर वेक्टर। अब देखिए इसी फिगर को वहां बना देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए यह है नॉर्मल फोर्स, यह है फ्रिक्शन फोर्स, और यह जो देख रहे हैं यह आपका रिजल्टेंट है। यही एंगल बना है लेमडा, जैसा कि हम लोग दिखाए हैं। अब नेक्स्ट आप ही से पूछ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट नॉर्मल के तरफ कितना होगा, तो क्या बताएंगे? आर कॉस लेमडा। और फ्रिक्शन के तरफ कितना होगा? आर साइन लेमडा। तो इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि फ्रिक्शन और नॉर्मल मिला के आर बना है, इसीलिए आर का जो यह कंपोनेंट है यह फ्रिक्शन के बराबर है। आर का जो यह कंपोनेंट है यह नॉर्मल के बराबर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर इसी दोनों से मिलके बना। यहीं पर हम लोग लिखेंगे आर साइन लेमडा यह बराबर है फ्रिक्शन के, आर कॉस लेमडा बराबर है नॉर्मल के। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब एक में 2 से डिवाइड कर दीजिए बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। एक में 2 से भाग दीजिएगा, आर से आर कट गया, साइन बाय कॉस tan लेमडा, और इधर बच गए फ्रिक्शन बाय नॉर्मल फोर्स। अब फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इनटू एन, एन से एन कट गए और tan लेमडा आ गए म्यू के। यहीं से लेमडा बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे?